हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज ट्रायल बैलेंस सीखने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग आज पूरे कंप्लीट वे में ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो, अब आप लोग अपने बुक में हेडिंग डालो ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं। तो देखो, जब भी कभी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर होता है, क्या होता है, जब भी कभी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है। सर, सबसे पहले जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी सबसे पहले होती है, पहला स्टेप होता है उसका रिकॉर्डिंग करना। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस बुक में करते हैं सर? रिकॉर्डिंग हम जर्नल के बुक में करते हैं। रिकॉर्डिंग हम जर्नल के बुक में करते हैं। जब रिकॉर्डिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं कि उसके नेचर के हिसाब से ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम लोग कहां पे करते हैं सर? क्लासिफिकेशन तो हम लेजर में करते हैं। क्लासिफिकेशन हम लेजर के अंदर करते हैं। तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाती है जर्नल के अंदर, उसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है लेजर के अंदर, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं सर? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और समराइज करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को सर बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। उसी को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं अपने बुक में, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, और लेजर में पोस्ट करने के बाद उसके बैलेंस से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं यानी समरी बना लेते हैं, तब हमें रिजल्ट की जानकारी की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। इससे पहले आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ें या डिप्रिसिएशन आप पढ़ोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे, तो ये सब जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। अब वो एक अलग अलग टॉपिक है। बैंक रिकंसिलिएशन एक अलग टॉपिक है, बट अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर में, तब उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और तब जाके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल में कवर होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा मीनिंग आप अपने कॉपी में फटाफट नोट करो कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या है सर? ट्रायल बैलेंस तो अकाउंट्स का ही स्टेटमेंट है, सारे अकाउंट्स को एक स्टेटमेंट के अंदर रख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जो प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है प्रिपेयर? तो सर वो प्रिपेयर किया जाता है विथ डेबिट और क्रेडिट, जो भी है प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर। ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस क्या है सर? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, यानी कि हम सारे अकाउंट्स को एक स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं, और ये प्रिपेयर किया जाता है लेजर का जो बैलेंस रहता है ना, डेबिट और क्रेडिट का, उस बैलेंस से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर करते हैं भाई साहब? सर हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक की जो अकाउंटिंग की है, जर्नल की है, लेजर की है, वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, और साथ में हमें एक समरी मिल जाता है, एक ही जगह पे सारे अकाउंट्स का बैलेंस हमें एक ही जगह पता चल जाता है। तो मैंने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर टू नो द, किस चीज की जानकारी के लिए? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू नो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तो क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस क्या है सर? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है,
ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो किससे बनाया जाता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो हमारा लेजर अकाउंट का रहता है उस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाया जाता है। किस लिए बनाते हैं? जिससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, हमारे बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी हमने सही सही बनाया है कि नहीं, हमने सही तरीके से अकाउंटिंग की है कि नहीं, कहीं कोई गलत अरिथमेटिक गलती तो नहीं हुआ है, वो पता करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आई होप यहां तक आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आ गया। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं ये पता चल गया, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत क्या है? तो देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत, सबसे पहला जो नीड होता है ये पता लगाना कि हमारा जो अकाउंट्स है उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं हुआ है, वो सबसे पहले पता लगाते हैं। यानी हम ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं टू असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट का। टू अ सर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बात तो हम ऑलरेडी डिफिनीशन में भी कर चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ये पता लगाना कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग की है उसमें कोई क्लेरिकल मिस्टेक तो नहीं किया है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो है उसमें। तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाना होता है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते समय। तो क्या करता है? टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस हमें फाइनल अकाउंट को बनाने में मदद करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हमें समरी प्रोवाइड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। टू प्रोवाइड समरी ऑफ इच लेजर अकाउंट्स, हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनका ये समरी प्रोवाइड करता है। हर एक लेजर अकाउंट्स का समरी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा ये छोटे मोटे गलतियों को भी पता लगाता है। तो ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग एरर, ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग एरर्स यानी गलती को पता लगाने में ये क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? तो सर ट्रायल बैलेंस सबसे पहले तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाने के लिए बनाते हैं। दूसरा, ये हमें फाइनल अकाउंट को बनाने में उस टाइम में मदद करता है। ये हमें लेजर अकाउंट का समरी प्रोवाइड करता है और ये छोटी मोटी गलती को पता करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस कि भाई साहब ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है, ट्रायल बैलेंस किस फॉर्मेट में हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको बोला जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो सबसे पहले आप डालोगे हेडिंग। सबसे पहले तो आपको किसके बुक में बनाना है वो तो हर जगह, चाहे जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन, किसके बुक में बना रहे हो वो सबसे ऊपर में डालेंगे। तो ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। उसके बाद किसके बुक में बनाए वो डाल दिए कि हम फलाने के बुक में बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस, हेडिंग डालोगे क्या? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कब बना रहे हैं? अब देखो दो टाइप के आपने देखा, जर्नल जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ऐसे। ठीक है, उस लेजर भी जो बनाते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड में, यानी पूरे महीने का ट्रांजेक्शन एक जगह रहता है। ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस की खासियत है कि ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है।
पूरे महीना का ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं बनाया जाता है कि पूरे महीने का, मतलब उसको फॉर द ईयर एंडिंग नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस को एज ऑन। एज ऑन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, इसीलिए यहां पे एज ऑन लिखा जाता है। तो इस ये जो बनाया जाएगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो यहां पे जो भी डेट होगा वो डेट को आपको लिखना है, पर्टिकुलर डेट को यहां पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। ये क्लियर हो गया। चलो अब सर फटाफट बता दो फॉर्मेट कि कैसा दिखेगा। तो देखो बाबू, फॉर्मेट आपको ट्रायल बैलेंस का इस तरह से दिखेगा सर। एक तो हो जाएगा डेबिट अमाउंट, एक क्या हो जाएगा, डेबिट अमाउंट। दूसरा हो जाएगा सर क्रेडिट अमाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट अमाउंट। और एक कॉलम आप रखोगे लेजर फोलियो का। एक कॉलम कौन सा रखोगे, लेजर फोलियो का। अब लेजर फोलियो का कॉलम हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा। जैसे आपने लेजर बनाया तो उसमें क्या था कि सारा कॉलम क्या था लेजर फोलियो का, वो ब्लैंक ही रहता था। तो इस तरह से क्या करोगे, इसको बंद भी आप कर दोगे। ठीक है, चलो अब इस कॉलम को क्या बोलते हैं सर, इस कॉलम को बोलते हैं पर्टिकुलर्स। इस कॉलम को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स, या आप इसको चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पर्टिकुलर्स भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें सारा अकाउंट्स का डिटेल रहता है, सारा अकाउंट्स का नाम रहता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट्स भी नहीं होगा, क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। लेजर फोलियो, ठीक है। फिर रखते हैं डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्योंकि आप इंडिया में हो, इंडियन करेंसी यूज कर रहे हो, तो आपको रुपीज का सिंबल डालना नहीं भूलना चाहिए। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे लिखोगे उसके बाद मान के चलो सीए बनोगे या जो भी करोगे, आप ग्रेजुएट करोगे, तो जरूरी नहीं है कि आप केवल किसी इंडियन कंपनी के लिए काम करोगे। हो सकता है किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं एक फ्रेंच कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं, तो वहां पे मैं रुपीज का सिंबल नहीं लिखूंगा, वहां फ्रेंच की जो करेंसी है वो यूज करूंगा। क्योंकि आपका सिलेबस में इंडियन करेंसी है तो आपको रुपीज का सिंबल डालना जरूरी है। बट आप जो कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करता है, आपको उस कंट्री की करेंसी डालनी होती है। बट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट तो सबके लिए कॉमन है, बस रुपीज का सिंबल, चूंकि आप इंडिया में हो तो आपको रुपीज का सिंबल डालना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाए कैसे, तो देखो बच्चों, हमने बात किया था कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से दुनिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, दुनिया के जितने भी लेजर अकाउंट्स है, उसको 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग में। वो कौन कौन है सर, वो है क्लियर। वो क्या है, क्लियर। सर ये क्लियर क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर वो क्या होता है, क्लियर क्या होता है सर, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, L for liabilities, L for liabilities, E for expenses, A for asset और R for revenue। जैसे B for ball और C for cat याद करते थे ना बचपन में, उसी तरह से इसको आपको याद कर लेना है। वैसे मैं जनरली नहीं बोलता हूं किसी भी टर्म को याद करने के लिए, बट आपको ये बात तो आप अकाउंट पढ़ रहे हो, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया का कोई भी अकाउंट्स है उसको 5 नेचर में ही क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको 5 टाइप में ही बांट सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी अकाउंट्स है, आपको अकाउंट्स की लिस्ट बनानी है, जो भी अकाउंट्स है अकाउंट्स की लिस्ट बनानी है, और इसको इन क्लियर के रूल के हिसाब से क्या करना है, डेबिट में या क्रेडिट में दिखाना है। क्लियर का रूल क्या बोलता है सर, क्लियर का रूल तो बोलता है, बहुत सिंपल भाषा में बोलता है क्लियर, कि एक्सपेंसेस और एसेट इन दोनों को क्या करो, डेबिट में दिखाओ। एक्सपेंसेस और एसेट इन दोनों को क्या करो, डेबिट में कर दिखाओ। बाकी जो ही है कैपिटल, लाइबिलिटीज, इन रेवेन्यू, इन तीनों को क्या करो, क्रेडिट साइड में दिखाओ। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू इन तीनों को क्या करो, क्रेडिट साइड में दिखाओ।
जब आप सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, अब ऐसा नहीं कि आपको कैपिटल लायबिलिटीज एक्सपेंसेस ऐसे लिखना है, आपको तो सारे के सारे अकाउंट्स लिखने हैं, बट इस नेचर के हिसाब से, अगर वो कैपिटल का नेचर का है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, लायबिलिटीज के नेचर का है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, एक्सपेंसेस और एसेट के नेचर का है तो डेबिट साइड में, फिर रेवेन्यू का नेचर का है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद सर आपको टोटल कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? टोटल कर लेने हैं। ठीक है, टोटल करने के बाद आप देखोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, टोटल। ठीक है, और सर अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं किया, बट अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अकाउंटेंट ने कुछ ना कुछ गलती किया है, अकाउंटेंट कुछ ना कुछ गलती किया है। तो फिर जो डिफरेंस आता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं। ठीक है, अगर गलती हुआ है तो ट्रायल बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा। आपको बोला गया है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदार हो, आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जो डिफरेंस आएगा उसको आप सस्पेंस अकाउंट में रखोगे और अकाउंटेंट को बोलोगे कि उस सस्पेंस अकाउंट को जाके क्लियर करो। ऐसा नहीं कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा रहेगा, अगर गलती हुआ है तो उसको ठीक किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ट्रायल बैलेंस को मैच करना है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको आप सस्पेंस अकाउंट में रख दोगे। आई होप क्लियर हो गया। तो आपको क्लियर का रूल याद रखना है, सारे खर्चे और एसेट को डेबिट में, बाकी सभी को क्रेडिट में दिखाने हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको आपको ध्यान में रखने हैं ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला रूल है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते हैं। मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक does not appear in trial balance. Closing stock does not appear in trial balance. Closing stock को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। क्यों सर? बिकॉज it already included in purchase account. It already included in purchase account. मैंने क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि वो परचेज अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। नहीं समझ में आया? चलो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब देखो फटाफट आप लोग मान के चलो कि आपका जो बुक क्लोज होता है, शुरुआत होता है 1 जनवरी को, ठीक है, और आपका बुक क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, करेक्ट? ठीक है, चलो अब यहां पे 1 जनवरी को आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। 1 जनवरी को आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, मान के चलो 5,000 रुपए का। कितने का? 5,000 रुपीज का। ठीक है, अब पूरे साल भर ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं अगर अभी थोड़ा सा इधर उधर हिलोगे तो फिर हो सकता है यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब ध्यान से सुनना, पूरे साल भर मैंने क्या बोला, 1 जनवरी को आपका ओपनिंग स्टॉक 5,000 था। पूरे साल भर के दौरान जो परचेज हुआ, परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स खरीदा गया वो था मान के चलो 20,000। हमने टोटल 20,000 का गुड्स हमने खरीदा। पूरे साल भर हमने कितने का गुड्स खरीदा? 20,000 का। ठीक है सर, चलो अब एक और बात मान लेते हैं कि पूरे साल भर हमने जो सेल किया, मान के चलो हमने सेल किया 10,000 का। ठीक है, साल भर हमने कितने का सेल किया? 10,000 का। चलो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का था सर? 5,000 का। हमने परचेज कितने का किया? 20,000 का। हमारा सेल कितने का हुआ? 10,000 का। अब बताओ हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक तो वही होता है ना जो गुड्स अंत में बच जाता है, यानी जो गुड्स नहीं बिक पाता है। तो सर आपके पास स्टॉक था टोटल 5,000, शुरुआत में स्टॉक था 5,000, आपने खरीदा 20,000 का और आपने बेचा 10,000 का।
आपने बेचा 10,000 का, यानी 5,000 प्लस 20,000 25,000 आपके पास गुड्स आया और 10,000 का गुड्स गया। यानी सर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए वो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए सर 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का होना चाहिए? 15,000। तो ये कहानी है पूरे साल भर की। ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज ऑफ गुड्स 20,000, सेल्स 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000। अब फटाफट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एक। चलो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं एज ऑन 31 दिसंबर। एज ऑन 31 दिसंबर। अब मुझे फटाफट बच्चों आप बताओ कि चलो ट्रायल बैलेंस का सर छोटा सा फॉर्मेट भी बना लो। आप छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस का इस तरह से, एक डेबिट और दूसरा सर क्रेडिट। ठीक है सर, चलो एक क्या हो गया? डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो सर फटाफट डालो ओपनिंग स्टॉक। चलो हमने डाला ओपनिंग स्टॉक 5,000। ओपनिंग स्टॉक कितना सर? एसेट है तो 5,000। ठीक है। परचेज खर्चा है तो खर्चा को हम लोग डालते हैं डेबिट साइड में 20,000। सेल्स हमने किया, इनकम है, क्रेडिट साइड में डालते हैं 10,000। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है सर? 15,000। हमने उसको भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल दिया। अब देखो क्या गड़बड़ी होगा सर, ये जो 15,000 है क्लोजिंग स्टॉक, ये कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक और परचेज का ही तो है। आप जरा ध्यान से सोचोगे तो यहां पे जो आपने डिफिनेशन लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट, और साथ में एक और जोड़ दो, इट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट और ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। या तो ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर है या ये परचेज अकाउंट के अंदर है। जरा सोचो, ये 25,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 यानी टोटल 25,000 हुआ, उसमें से 10,000 बिक गया तो बाकी ये 15,000 तो वही है सर। अगर आप ऐसा करते हो इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक परचेज दिखाई रहे हो, साथ में अलग से क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रहे हो, तब तो सर आप डबल दिखा रहे हो। एक ही ट्रांजेक्शन को, एक ही अमाउंट को दो बार दिखा रहे हो, तब तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। अब जरा सोचो कि हम मान के चलो हमने 25,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कितना हुआ? 25,000 दिखा दिया। ठीक है। और हम क्लोजिंग स्टॉक को भी हम दिखा देते तो फिर कैसे होगा? तब तो मैच ही नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते हैं। चलो अब आप लोग सेकेंड पॉइंट लिखोगे इंपॉर्टेंट रूल में। सेकेंड नंबर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको अपने भाषा में एडजस्टेड परचेज भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, एडजस्टेड परचेज बोला जाता है। अब ये क्या होता है? अब इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ले लो। ओपनिंग स्टॉक, इसमें आप परचेज ऐड कर दो। इसमें क्या कर दो? परचेज ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो। और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं, तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। ठीक है। चलो तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे नोट भी है साथ में, आप लोग एक लिख लो नोट। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्लूड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में, then if cost of goods sold is included in trial balance, then purchase, ध्यान से सुनना मेरी बात, then purchase and opening stock, purchase and opening stock shall not be part of trial balance, shall not be part of trial balance, but
बट क्लोजिंग स्टॉक शैल बी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट क्लोजिंग स्टॉक शैल बी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब सर ये क्या बोल दिए आप, बहुत बड़ा इंग्लिश आपने बोल दिया। चलो इसको समझते हैं, कोई टेंशन कोई चिंता की बात नहीं है, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला सर, आपने बोला कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मान के चलो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, क्या है ये एक ट्रायल बैलेंस में एक छोटा सा फॉर्मेट आप लोग के लिए बना देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, चलो तो ये ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सर COGS। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, अब यहां पे एक अमाउंट हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लेते हैं कि मान के चलो ओपनिंग स्टॉक था हमारा 5000, जो पिछला एग्जांपल का क्वेश्चन है मैं उसी को ले लेता हूं। परचेज हमारा हुआ 20,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ सर 5,000 प्लस 20,000 यानी 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितना होना चाहिए सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 10,000 होना चाहिए। करेक्ट। अब जरा सोचो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको किसको मिला के बना है सर, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को मिला के और क्लोजिंग स्टॉक को बाहर कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, धक्का मार के बाहर कर दिए। तो भाई साहब ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जुड़ा हुआ है। करेक्ट, मैंने क्या बोला, आप अगर पहले लिख लो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ओपनिंग स्टॉक कितना 5,000 और परचेज कितना 20,000 सर, और एक है क्लोजिंग स्टॉक, एक है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000। अब जरा सोचो कि सर ओपनिंग स्टॉक परचेज इसको तो सर जोड़ के ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते समय ओपनिंग स्टॉक और परचेज को हम लेके रखे हैं, तो फिर हम उसको दोबारा क्यों दिखाएंगे, दोबारा नहीं दिखाएंगे, इसीलिए इसको धक्के मार के क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से बाहर कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को हम नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक और परचेज। बट देखो ये बेचारा क्लोजिंग स्टॉक, इसको तो माइनस कर दिया गया था, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम निकाल रहे थे तो माइनस करके उसको बाहर कर दिए थे, बट उसको भी तो ट्रायल बैलेंस में जगह मिलना चाहिए। अब सर आप बोल रहे थे पिछला जो पॉइंट लिखा है तो उसमें तो बोले क्लोजिंग स्टॉक को बाहर करो, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज को तुमने इंक्लूड किया था तो वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ गया था। ठीक है, बट अभी तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रहे हो, तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय तो तुम ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को बाहर कर दियो। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये एडजस्टेड परचेज है, तुम क्या कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके दिखा रहे हो, तो फिर तुम क्लोजिंग स्टॉक को तुमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्लोजिंग स्टॉक को बाहर कर दिया था जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था। तो इसीलिए अब देखो समझ में जिसको आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज को बाहर रखेंगे ट्रायल बैलेंस में, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जुड़ा हुआ है। बट क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर रखेंगे, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले तो हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिए थे, इसीलिए यहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको दिखाना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब लास्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ये मैं ऑलरेडी समझा दिया था इसीलिए मैं यहां पे लिखा दिया हूं। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है, देखो ट्रायल बैलेंस का हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए, बट डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है, इसका मतलब है कि अकाउंटेंट ने कुछ गलती किया है, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक किया है। तो क्या करना चाहिए कि हमें ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता तो डिफरेंस अमाउंट को फिलहाल के लिए सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, ठीक है, और बाद में उस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर दो। वेरी सिंपल कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता है तो डिफरेंस अकाउंट अमाउंट जो भी डिफरेंस हो रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बाद में अकाउंटेंट को बोल दो कि भाई सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का ट्रायल बैलेंस का क्या हो जाता है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है खत्म। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अकाउंट्स
जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो उस अकाउंट्स को डेबिट करें या उसको क्रेडिट करें तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसका मैंने एक लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर लिया, उसको थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉविंग अकाउंट। अब देखो ड्रॉविंग अकाउंट ये क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, रिड्यूस करता है कैपिटल को। ठीक है, ड्रॉविंग आप जानते होंगे कि बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस के में लगाए गए पैसे जो कि कैपिटल है उसमें से जो निकालता है उसको ड्रॉविंग बोलते हैं। यानी अल्टीमेटली क्या होता है, कैपिटल कम हो रहा है यहाँ पे, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए ड्रॉविंग्स क्या होगा, डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, था थोड़ा कंफ्यूजन, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रॉविंग को कहां दिखाएं। वैसे तो आप जानते हो, एंट्री जानते हो कि ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट होता है, जब भी ड्रॉविंग करते हो तो ड्रॉविंग डेबिट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए ड्रॉविंग का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, परचेज ये तो सर पता ही है सर, परचेज खर्चा होता है, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न, सर खर्चा को कम कर रहा है, यानी खर्चा का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान रखना है, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवार्ड बोला जाता है। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवार्ड। ये क्या होता है सर, अब देखो रिटर्न आउटवार्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स खरीदा था, तो जब गुड्स खरीदा तो हमारे बिजनेस में इन हुआ, लेकिन हमको पसंद नहीं आया, कुछ डैमेज मिल गया तो हम वापस कर रहे हैं, तो आउट कर रहे हैं। रिटर्न आउटवार्ड को ही परचेज रिटर्न बोला जाता है, और इसका जो बैलेंस होता है परचेज का उल्टा होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स क्या होता है, जानते हो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न उल्टा, रेवेन्यू अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स क्या होगा, सेल्स रिटर्न रेवेन्यू को कम कर रहा है, इसीलिए उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल्स रिटर्न को ही बोला जाता है रिटर्न इनवार्ड। देखो हमने कस्टमर को बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो वापस कर रहा है, तो बिका हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड, सॉरी रिटर्न इनवार्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवार्ड। यानी सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड, इनका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि चूंकि सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। चलो अब बात कर लेते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट सी जीएसटी हो, इनपुट एस जीएसटी हो, इनपुट आई जीएसटी हो, कुछ भी इनपुट होता है तो सर इनपुट का तो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल जाता है, तो वो हमारे लिए असेट है। बिल्कुल सही, इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है, असेट, और असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आउटपुट जीएसटी, अब सर ये पैसा तो गवर्नमेंट का होता है, मेरा तो होता नहीं है, तो गवर्नमेंट का पैसा होता है तो मेरे लिए लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, चलो लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमिसेज। अब देखो ये बिल्डिंग का ही भाई बहन है, समझ लो, बिल्डिंग बड़ा होता है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमिसेज छोटा होता है, ऐसा समझ लो कि बिल्डिंग का ही भाई बहन है, ये एसेट ही है। ठीक है, तो लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमिसेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमिसेज क्या है, एसेट है, और इसका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक लोन। ये क्लियर है, बैंक से लोन लिए है, लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब सर बैंक से कर्जा लिए हैं तो उस पर ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, वो तो मेरे लिए खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन खर्चा है। इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगाते हैं वो हमारा एसेट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इंटरेस्ट हमें मिलता है, ये हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर है जो दिखता तो नहीं है लेकिन मेरे लिए असेट होता है, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। चलो अब बात कर लेते हैं पेटी कैश। तो अभी आपने कैश बुक ऑलरेडी पढ़ा है, उसमें पेटी कैश कैश का ही पार्ट होता है, छोटे छोटे खर्चों के लिए हम पेटी कैश रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, पेटी कैश असेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा जो हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट। अब देखो ये पहचान लोगे ना कि एसेट कैपिटल लायबिलिटी, तो बैलेंस तो आप लोग जान ही चुके हैं, क्लियर का रूल आपको अच्छे से पता है, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट, बाकी सब क्रेडिट, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस पहचानना सही से है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है सर, वो खर्चा जो होने से पहले पेमेंट कर दिए, एडवांस में पेमेंट कर दिए, तो वो हमारे लिए असेट होता है, डेबिट बैलेंस होगा। अक्रूड इनकम, कमाए हैं बट पैसा नहीं आया है, यानी कमा तो लिए हैं लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सब कमा लिए लेकिन पैसा नहीं है, ये तो हमारे लिए असेट हो गया, तो असेट है, डेबिट बैलेंस। अनअक्रूड इनकम, कमाए नहीं लेकिन उससे पहले पैसा लिए, मान के चलो हमने पढ़ाया नहीं तुमको, उससे पहले ट्यूशन फी ले लिए, तो ये हमारे लिए जिम्मेदारी बन गई, तो वो होता है लायबिलिटीज। चलो अब बात कर लेते हैं कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल। वैसे तो भाड़ा है, वैसे तो भाड़ा है तो ये खर्चा होगा, परचेज पे भाड़ा लगा तो भी खर्चा, सेल पे भाड़ा लगा तो भी खर्चा।
अब परचेज पे भाड़ा यानी कि हम खरीद के लाते हैं वहां से, जहां से मान के चलो कहीं गए, बाजार गए, वहां से खरीद के अपने दुकान तक लाए, तो वहां से यहां तक लाने का भाड़ा जो होता है वो उसको इनवार्ड बोला जाता है, क्योंकि बाहर से हम अपने घर के अपने बिजनेस में ला रहे हैं तो उसको कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। बट कभी क्या होता है हम बेच देते हैं और किसी कस्टमर को पहुंचाना होता है उसके घर तक, तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवार्ड। ठीक है, तो ये दोनों खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये कुछ की अकाउंट्स थे, मुझे लगा कि हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, तो मैंने चुन चुन के सारे अकाउंट्स का लिस्ट तैयार किया जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कहीं भी कंफ्यूजन हो ट्रायल बैलेंस में आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताना। चलो बच्चों, तो हमने ट्रायल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से इन एंड आउट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी। हमको किसके बुक में बनाना है? बादल बनर्जी के बुक में बनाना है, वो भी एज ऑन 31 मार्च 2020। तो फटाफट हेडिंग डालो। सबसे पहले सर क्या लिखते हैं? किसके बुक में बनाना है उसका नाम लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी। हमें क्या बनाना है सर? हमें तो बनाना है ट्रायल बैलेंस। कब के लिए बनाना है? एज ऑन, सर बनाना है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। तो फटाफट हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बना लेते हैं इस तरह से। यस सर, चलो, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, और सर एक लेजर फोलियो। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। सर ये तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये हो जाएगा सर लेजर फोलियो। ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट। ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है सर, चूंकि इंडिया में बना रहे हैं तो रुपीज का सिंबल देना हम लोग नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर। चल अब फटाफट हम लोग देखते हैं। सर हमारे पास डिटेल्स दिया हुआ है तो फटाफट डिटेल्स को लिखना शुरू करो। ये कौन सा स्टॉक है? सर स्टॉक 1 अप्रैल 2019। सर हमने 31 मार्च 2020 को बनाना है, यानी ये साल के शुरू का है, 1 अप्रैल को है। तो क्या ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं? सर आपने बताया था क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते, ओपनिंग स्टॉक को तो बिल्कुल दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को तो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो परचेज और ओपनिंग स्टॉक के अंदर ही घुसा हुआ रहता है, इसीलिए नहीं दिखाते। तो ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, कितना? 8000। फटाफट दिखाओ। ओपनिंग स्टॉक कितने का सर? 8000। कौन सा साइड? सर असेट है तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेल्स है। सेल्स कितने का? 63,000 का सेल्स। तो सर सेल्स तो लाइबिलिटीज नहीं होता है सर, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू होता है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया लाइबिलिटी। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कितना है? 63,000। सेल्स कितना है? 63,000। चलो अब बात कर लेते हैं रिटर्न इनवार्ड। यानी कोई कस्टमर है जो उसको हमारा गुड्स पसंद नहीं आया, वो वापस कर रहा है, यानी इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवार्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवार्ड लिखो। सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स का उल्टा, यानी सेल्स क्रेडिट में है तो हम उसको कहां दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। सेल्स रेवेन्यू है तो ये क्या कर रहा है? रेवेन्यू को कम कर रहा है। रिटर्न इनवार्ड कितना है सर? रिटर्न इनवार्ड है 1500, तो हम इसे दिखाएंगे डेबिट में। चलो अब क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस 3400। सर खर्चा है ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा को तो सर डेबिट में दिखाते हैं। दिखाओ डेबिट में 3400। उसके बाद सर डिस्काउंट ऑन परचेज पर डिस्काउंट। हम खरीदने गए, हम कोई गुड्स खरीदे, हमको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट ऑन परचेज। वैसे रिसीव्ड ने लिखा है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रिसीव्ड तो लिखा नहीं है, तो आप इसको क्या मानोगे? खर्चा मानोगे या इनकम मानोगे? तो क्या सोचोगे कि हम परचेज करने के लिए जाते हैं और वहां पर डिस्काउंट क्या होता है? हमको मिलता है। हम खरीदने जाएंगे तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा अगर हमको डिस्काउंट मिलता है, तो ये हमारे लिए क्या है?
इनकम है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है, डिस्काउंट ऑन परचेज। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिस्काउंट ऑन परचेज ये हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है 1000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग। सर बिल्डिंग तो पता ही है, बिल्डिंग एसेट होता है। बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है। कितने का बिल्डिंग है सर, 10,000 का बिल्डिंग है। भाई साहब मुझे भी खरीदा दो 10,000, इतना सस्ता बिल्डिंग। चलो कोई बात नहीं, खरीद लेंगे बाद में, अभी फिलहाल अकाउंटिंग सीख लेते हैं। फर्नीचर कितने का, 2,000 का। फर्नीचर भी सर क्या होता है, असेट होता है। फर्नीचर भी असेट होता है, तो असेट का बैलेंस डेबिट साइड 2,000। सन्डी डेटर 4,250। सर सन्डी डेटर भी तो असेट होता है, जिसको उधार बेचते हैं वही व्यक्ति तो डेटर कहलाता है, और वो फ्यूचर में हमको पैसा देगा तो मेरे लिए तो असेट ही हुआ। तो सन्डी डेटर क्या हुआ, असेट हुआ। कितना है तो सन्डी डेटर का बैलेंस है 4,250। 4,250। चलो आगे बात कर लेते हैं कैश इन हैंड। ये तो सर असेट होता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, असेट होता है 1,000। कैश इन हैंड कितना हो जाएगा, 1000। आगे चर्चा करते आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 3,600, 3,600। तो फटाफट मुझे बताओ आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है। सर आउटपुट यानी आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किए और वो पैसा आपको गवर्नमेंट को चुकाना होता है, तो सर ये आपके लिए लाइबिलिटीज होता है। ये आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज को कहां दिखाएंगे सर, लाइबिलिटीज को आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में 3,600 और 3,600। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलो आगे क्या है सर, आगे है आपका स्टॉक 31 मार्च 20 यानी क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने बताया है कि आपने परचेज को दिखाओगे, आप ओपनिंग स्टॉक को दिखाओगे, तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज में घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको नहीं दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं परचेज 34,900। कितना है परचेज, परचेज तो सर आपका खर्चा है, ऐसे डेबिट साइड में दिखाओ 34,900। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड ये क्या होता है, रिटर्न आउटवार्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स वापस कर दिया, जो हमने गुड्स खरीदा था वो वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न होता है बच्चों। तो परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट, तो रिटर्न आउटवार्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने का सर, 600 का। कितने का, 600 का। चलो फटाफट थोड़ा सा स्केल से इसको और थोड़ा बड़ा कर लो। वेरी गुड। आगे देखो, आगे क्या है, आगे सर है वेजेस। वेजेस 14,600। सर वेजेस तो खर्चा है, तो फटाफट डेबिट साइड में लिखो 14,600। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल। सर बेच रहे हैं तो उस टाइम में डिस्काउंट दिए, तो ये तो सर हमको नुकसान हो गया। डिस्काउंट ऑन सेल तो खर्चा हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा सर, डिस्काउंट ऑन सेल है हमारा 400। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट, तो ये तो क्लियर बोल दिया है कि क्रेडिट साइड में दिखाओ, इनकम है भाई। इंटरेस्ट क्रेडिट में बोला है कितना दिखाना है सर, 500 दिखाना है, 500। चलो नेक्स्ट क्या है सर, बैड डेट। बैड डेट्स क्या होता है सर, बैड डेट्स तो लॉस होता है और वो खर्चा का ही पार्ट होता है, एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, तो हम फटाफट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे 400। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल बोल दिया है, तो कैपिटल क्या किस साइड दिखाओगे सर, कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कैपिटल कितना है, 15,000। चलो अब है सन्ड्री क्रेडिटर 4,800। सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या होता है सर, ये तो लाइबिलिटीज होता है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाओ। नेक्स्ट सर कैश एट बैंक 8,450। कैश एट बैंक, अब कैश एट बैंक तो सर असेट होता है, तो उसको डेबिट में दिखाओ 8,450। चलो आगे क्या है, आगे है सर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 4,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना सर, 4,000। ये तो सर लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाओ। उसके बाद
सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। भाई साहब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। अभी हम बात किए थे कि जो खरीदते समय जो जीएसटी पे करते हैं उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा असेट, यानी हम इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और भी कुछ है सर? कुछ भी नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये मेरा काम है, आप लोग का काम है कि टोटल करने का काम आप लोग का है। आप लोग फटाफट क्या करो, इसको टोटल करके मुझे फटाफट बताओ कि हमने ट्रायल बैलेंस सही बनाया है या गलत। ठीक है, चलो सर टोटल कर लिए तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रहा है सर 96,100। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिए बिना किसी गलती के। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमने पूरा ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा, हमने एक क्वेश्चन से पूरा डिटेल में ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस का सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।